दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह आज आपके सम्मुख उद्योग कैसे लगाएं के संबंध में चौथे स्टेप के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपको उद्योग पंजीकरण कैसे करना है। उद्योग पंजीकरण के बाद अब हमें अपने परियोजना को धरातल पर उतारने की बात आती है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है भूमि एवं भवन की। तो जो सूक्ष्म उद्यमी हैं, माइक्रो एंटरप्राइज हैं, या जो बहुत छोटे उद्यम लगाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि वे किराए के भवन या भूमि की व्यवस्था करें। प्रथम दृष्टया उनको किराए के भवन की व्यवस्था करनी चाहिए जो कि उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त हो। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत सारे भूमि और भवन एक साथ बने हुए किराए पर मिल जाते हैं, उनकी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन जिनके अपने भूमि है और वो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में लगाना चाहते हैं जो पॉल्यूशन से भी मुक्त हो, परंतु उनकी भूमि कृषि भूमि के रूप में पंजीकृत है और उसका भू उपयोग कृषि भूमि है, तो उनको उसका लैंड यूज परिवर्तित करना पड़ता है, मतलब उसका भू उपयोग परिवर्तित करना पड़ता है। उन स्थानों को छोड़कर जो कि नगरीय क्षेत्र में आते हैं, नगर पालिका हैं या म्युनिसिपल बोर्ड हैं, उन सबको छोड़कर सभी ग्रामीण इलाकों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत धारा 143 के अंतर्गत भू उपयोग परिवर्तित किया जाता है, जिसका कि अधिकार संबंधित तहसील के एसडीएम या वर्तमान में उनको उप जिलाधिकारी भी कहते हैं, उनके पास होता है। 2014 में एक जियो के तहत ये भी निर्धारित किया गया था कि आप केवल इस बात की सूचना उप जिलाधिकारी या एसडीएम को दे दें, आप अपना काम उस भूमि पर प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु भू उपयोग परिवर्तन इसको कदापि नहीं माना जाएगा और भू उपयोग परिवर्तन कराना ही पड़ेगा। अर्थात आपको काम करने की सुविधा तो जरूर मिल गई, लेकिन भू उपयोग परिवर्तित कराना ही होता है। तो इसके लिए धारा 143 के अंतर्गत आपको एसडीएम का प्रार्थना पत्र देना होता है और उसमें आपको अपना नक्शा, खसरा खतौनी का विवरण और आपका नाम होना, मतलब उस पर आपका जो आधिपत्य है उस पर आपका कब्जा दर्शाना, इतने कागजात आपको वहाँ जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद उसका मौके पर राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी निरीक्षण करने के बाद आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाता है। बाकी व्यवहारिक प्रक्रिया क्या होती है जब आप सामने आते हैं तभी आपको मालूम पड़ती है। जब आपका भूमि और भवन की व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद आपको आगे आना होता है कि हमें मशीनरी लेनी है। मशीनरी लेने के लिए आपको थोड़ा सा अधिक वक्त गुजारना पड़ता है। मशीनरी के बारे में पूरी जानकारी उद्योग विभाग के, भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि जानकारी पर्याप्त नहीं होती, फिर भी एक आपको रास्ता मिल जाता है और उसके तहत आप आगे बढ़ेंगे और उस तरह की अन्य इकाइयों के साथ बातचीत करके उनसे यथासंभव सूचना निकालने का प्रयास करेंगे। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपनी सूचना देना पूरी तरह से अच्छा नहीं समझता है और प्रयास करते हैं कि उसको ट्रेड सीक्रेट के नाम पर आपको ना बताएं, फिर भी सूचनाएं आपको सामान्यतः मिल जाती हैं। और जब आपको एक का संपर्क सूत्र मिल जाता है तो आप अन्य मशीनरी सप्लाई करताओं से बात कर सकते हैं। उनकी मशीनें कहाँ चल रही हैं वे स्वयं आपको बता देते हैं, उसकी जानकारी कर लें। मशीनों की कीमतों में बहुत अंतर होता है। जो कच्चा माल की कीमत बहुत कम होती है, प्रोसेसिंग कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपको इसकी कीमत के बारे में काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है। मशीन भी गुणवत्ता में हो और जो चालू हो, जो वर्तमान में काम कर रही हो, कहीं इस बात की जानकारी करने के बाद मशीन और प्लांट की सुनिश्चित कर लेते हैं कौन सा मशीन प्लांट आपको लेना है। उसको आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। कोई भी मशीन तत्काल सामान्यतः नहीं मिलती, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जिस तरह की मशीन है उस तरह आपको मशीन लेनी पड़ती है, उतना समय आपको देना पड़ता है।
कुछ एडवांस आपको मशीन वाले को देना पड़ता है। जब आप मशीन लेते हैं फिर आपको वहाँ पर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसी दौरान जब तक ये काम संपन्न होता है आपको पावर की व्यवस्था, चाहे आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल करें यानी सोलर पावर का इस्तेमाल करें या फिर सामान्य विद्युत का उपयोग करें, इसके कनेक्शन की पूरी व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। इसी के साथ आपको मैन पावर की व्यवस्था करनी होती है। किसी भी काम में अच्छी मैन पावर या दक्ष मैन पावर की आवश्यकता बहुत होती है, लेकिन दक्ष लोगों का मिलना मुश्किल होता है। तो आपको कुशल कारीगर और दक्ष, काफ़ी अच्छी तरह से दक्ष हो चुके आप नया काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, मैन पावर की आवश्यकता होती है। इसमें कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं होती। मुख्य मैन पावर जो है वो हमेशा महंगी मिलती है, उसमें थोड़ी ज़्यादा कीमत भी लगे तो स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन उसकी सहयोगी मैन पावर है उस पर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अन्य मदों में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप अकाउंट्स विंग है उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग विंग में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता उनमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उस हालत में आपको मशीनरी चयन करने में ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने के बाद आपको मैन पावर की व्यवस्था प्रारंभ करनी है। मार्केटिंग के बारे में अपना आपको ब्रांड तैयार करने के साथ ब्रांड को एस्टेब्लिश करने की भी आवश्यकता होती है। आपको अपना मार्केट सेलेक्ट करना है, कितना बड़ा आपको मार्केट होगा, कितना आप सप्लाई करेंगे, और सप्लाई की तरीके लॉजिस्टिक्स भी आपको तैयार करनी है। जब आप इन सब चीज़ों को साथ साथ करते रहेंगे तब तो आपकी मशीनरी तैयार होगी। उसके बाद जब आप मार्केट में उतरते हैं उससे पहले आपको वित्त की व्यवस्था करनी होगी। वित्त की व्यवस्था के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारी संस्थाएं नहीं रह गई हैं, एनएफसी रह गई हैं और बैंक रह गए। बैंकों से वित्त की व्यवस्था करने के लिए कतिपय कागज़ों की आवश्यकता होती है, जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। कागज़ कैसे भरे जाते हैं, बैंकों से कैसे संपर्क किया जाता है, और बैंकों को आपको किस प्रकार संतुष्ट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अगले एपिसोड में केवल वित्त व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, ताकि आपने जो परियोजना है, जो आपने अपना प्रोजेक्ट चुना है, उसको अच्छे से आप सुचारू रूप से धार तक उतार सकें। सुचारू रूप से मेरा तात्पर्य है कि आप लाभ कमाने की स्थिति में आ जाएं। परियोजना तो कोई भी लगाई जा सकती है, लेकिन उसको लाभ कमाना, जब तक वो परियोजना अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हुए, अपना बिजनेस साइकिल पूरा करते हुए लाभ आपको ना दे, तो परियोजना लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि आप परियोजना की परिकल्पना से लेकर उसको स्थापित करने और मार्केटिंग तक बहुत गहन विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ना होता है, और हर कदम आपको अपना स्वतः एनालिसिस करना है, स्वतः विश्लेषण करना है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इसके बारे में बहुत से कंसल्टेंट भी अवेलेबल होते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, विशेष रूप से असफल हो चुके हैं। असफल उद्यमी ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता है, या कोई ऐसा अधिकारी जो पूर्ण मनोयोग के साथ उद्योग विभाग में काम कर चुका हो, वो आपको बता सकता है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, और आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को, हम कहाँ जा रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे जो वीडियो जारी होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और अपने जानने वालों को भी बताएं। मैं आपके सामने इस तरह की और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। फिलहाल आपको मैं धन्यवाद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अगले एपिसोड में अब मैं आपको विशेष रूप से केवल वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।